नमस्कार साथियों, मैं ममता चाहत आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे प्लूटो, जिसे आप स्वप्नलोकी विचारक, मानकी राजनीति का जनक और प्लूटो कहते हैं। तो आइए इनके बारे में पूरा डिस्कशन हम डिस्कस करते हैं। क्या इनके सिद्धांत थे, क्या इन्होंने कथन दिए, क्या इनकी बुक्स थी, फैक्ट विद कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। प्लूटो, आप ये जो इमेज देख रहे हैं कि प्लूटो जी की है, तो इनके बारे में एक इनका जीवन परिचय डिस्कस कर लेते हैं। पहले इनका मूल नाम था एरिस्टोक्लीज, इन्हें अफलातून भी बोलते हैं, ठीक है। एरिस्टोक्लीज नाम था, प्रथम राजनीतिक दार्शनिक थे ये। इनका जन्म जो हुआ था 427 ईसा पूर्व में हुआ था। गुरु कौन थे इनके? सुकरात थे। शिष्य अरस्तु थे। शिष्य इनको फॉलो, जो अरस्तु थे इनको फॉलो करते थे। मानकी राजनीति के जनक, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। स्वप्नलोकी विचारक, सुकरात को क्यों फॉलो करते थे? सुकरात के कुछ सिद्धांत थे जिनको इन्होंने आदर्श बनाया और उनको थोड़ा ब्रॉड लेवल पे जाकर डिस्कस करके अपने विचार दिए। तो सुकरात के क्या सिद्धांत थे? तर्क विद्या का सिद्धांत, मतलब वो लॉजिकली बात करते थे, चाहे दुनिया उनके खिलाफ हो, चाहे वो सारे उनके विरुद्ध हों, लेकिन वो लॉजिक जब तक बात में ना हो वो उस चीज़ को नहीं मानते थे। वो विद लॉजिक के साथ अप्लाई फॉर्म उनको मानते थे। तो इसलिए उनको जहर देकर मारा गया, जो उन्होंने खुद पिया था। उन्हें दंड स्वरूप, उनके विचार कुछ ऐसे थे जो लोगों को नहीं पसंद आए उस तत्कालीन परिस्थिति के अकॉर्डिंग, तो उन्हें जहर पिला दिया गया था दंड के रूप में, क्योंकि उन्होंने कुछ समाज विरोधी बातें कही होंगी, कुछ नया कॉन्सेप्ट लाए होंगे। तो जब कोई चीज़ नहीं आती है तो हमारा समाज, हमारा राज्य, हमारी जो सोसाइटी है उसको अफेक्ट नहीं कर पाती। तो ऐसे ही आकृति सिद्धांत दिया, ज्ञान की प्रमुखता, प्रयोजन मूलक व्याख्या की इन्होंने। आगे चलते हैं। प्लेटो की रचनाएं। प्लेटो की रचनाओं में आप जैसे कि सभी लोग जानते होंगे, शायद परिचित भी होंगे, सबसे मेन जो है वो रिपब्लिक। रिपब्लिक बहुत ही फेमस बुक है प्लेटो की, जिसे आप बिल्कुल भी ना भूलिएगा, बार बार पूछी जाती है एग्जाम में। और सेकंड बुक स्टेटमेंट, लॉज। प्लेटो रिपब्लिक के बारे में, आदर्श राज्य के बारे में डिस्कस किया है कि आदर्श राज्य हमारा, प्लेटो का जो आदर्श राज्य वो कैसा होगा। तो अपोलोजी है एक, लॉज है, स्टेटमेंट में राजमर्मागी के बारे में बताया गया है, लॉज बुक में विधि व्यवस्था के बारे में बताया गया, मतलब कानून कैसा होना चाहिए राज्य का। क्रीटो है, यूथिप्रो है, सिपोजियम है, सोफिस्ट, मीनो, जॉर्जियस, फिवेलियस, टाइमियस। ये कुछ बुक हैं, इनके नाम आप याद रखिएगा क्योंकि ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए रिपब्लिक के बारे में थोड़ा डीपली डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये क्या है, प्लेटो की मेन रचना है रिपब्लिक। तो रिपब्लिक का पहला शीर्षक जो था उसको न्याय मीमांसा बोलते हैं। आदर्श राज्य का भी उद्देश्य न्याय दिलाना था, मतलब लोगों को अगर न्याय नहीं दिलाया तो उस आदर्श राजा का, उस आदर्श राज्य होने का कोई फायदा नहीं है। तो इनका वैकल्पिक शीर्षक ही न्याय मीमांसा है। और जैसा कि आप देख रहे हो, रिपब्लिक का मुख्य विषय आदर्श राज्य। इन्होंने निगनात्मक विधि का प्रयोग किया था अपने अध्ययन में, जो भी इन्होंने अध्ययन पद्धति अपनाई थी उसमें निगनात्मक विधि का प्रयोग किया था। रिपब्लिक में प्लेटो ने कहा कि समाज का उद्धार तभी हो सकता है जब शासन की बागडोर दार्शनिकों के हाथ में दे दी जाए। रिपब्लिक में नीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, आचार शास्त्र, अध्यात्म शास्त्र आदि विषयों का वर्णन है। अर्नेस्ट पार्कर ने रिपब्लिक के बारे में कहा था कि रिपब्लिक मानव जीवन के संपूर्ण दर्शन के विवेचन का प्रयास है। रूसो ने कहा था, ये रूसो वाला जो कॉन्सेप्ट है, जो रूसो का कथन है रिपब्लिक के बारे में, रिपब्लिक बुक के बारे में, इसको आप बहुत ही गौर से ध्यान करिएगा, ये बार बार पूछा जाता है रूसो का कथन। रिपब्लिक राजनीतिक शास्त्र ग्रंथ नहीं है, किंतु शिक्षा पर कभी भी लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। मतलब अब तक का लिखा गया शिक्षा पर सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ, ये किसने कहा है? रूसो ने। नेक्स्ट, प्लेटो के विचार क्या थे? ठीक है, प्लेटो का मुख्य उद्देश्य था आदर्श राज्य की संकल्पना। आदर्श राज्य की संकल्पना, दार्शनिक वर्ग के शासन का समर्थन दिया इन्होंने आदर्श राज्य में। इन्होंने कहा था कि आदर्श राज्य में जो राज्य का सत्ता है या राज्य का कंट्रोल है वो एक दार्शनिक के हाथ में होना चाहिए। मतलब इन्होंने दार्शनिक शासक को समर्थन दिया। दार्शनिक शासक को एक बहुत ही प्रतिभाशील व्यक्ति मानते थे। ये कहते कि दार्शनिक शासक वो होगा, दार्शनिक शासक वो बनेगा जिसमें सारे गुण, सर्वगुण संपन्न होगा,
जो स्वार्थी नहीं होगा, लोभी नहीं होगा, लालची नहीं होगा, जो सारे गुण जो मनुष्य में एक दुर्गुण के रूप में पाए जाते हैं, वो चीज़ एक दार्शनिक शासक में नहीं होंगी। इसलिए इन्होंने कुछ उपाय भी दिए कि जिससे दार्शनिक शासक में ये चीज़ें नहीं आए, जो मानव की जो बैड क्वालिटी हैं वो इसमें नहीं आए। तो उसके लिए कुछ सिद्धांत भी दिए जिससे दार्शनिक शासक की शिक्षा ही ऐसी होगी जिससे उसमें ये सब चीज़ें नहीं आएंगी। तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो प्लेटो का न्याय क्या था? प्लेटो का न्याय ये था कि न्याय, उन्होंने माना कि न्याय एक ऐसा सद्गुण है जो अन्य 3 गुणों साहस, विवेक, संयम को सही जगह स्थापित करके आदर्श समाज के ढांचे में डाल देता है। उन्होंने बताया कि ये ऐसा सद्गुण है जिसमें साहस, विवेक और संयम, ठीक है, साहस, विवेक और संयम को सही जगह स्थापित करके एक आदर्श समाज के ढांचे में डाल देता है। मतलब समाज में साहस, विवेक को स्थापित करता है न्याय। अगर मेनली आप ओवरऑल समझा जाए तो यही है इसका मतलब। तो क्या करता है? साहस, विवेक, संयम को समाज में फिट करता है। न्याय की मांग है, प्लेटो ने इसमें न्याय के बारे में और भी कहा है, न्याय की मांग है समस्त व्यक्तियों को समस्त क्षमताओं के सर्वोच्च विकास और सर्वोत्तम प्रयोग का अवसर प्रदान किया जाए। उन्होंने न्याय को ग्रीक वर्ड, ये इंग्लिश में आ गया है, न्याय का ग्रीक वर्ड बताया उन्होंने, डाइक्योसेंस। तो न्याय जो है उसके ग्रीक वर्ड डाइक्योसेंस से निकला हुआ शब्द है। इन्होंने 4 मूल सद्गुण बताए जिसमें इच्छा एक गुण है। इसका सद्गुण क्या है? संयम। इसको सामाजिक वर्ग में कैसे देखा जाता है? व्यापारी में। मतलब व्यापारी में एक इच्छा होती है लेकिन वो संयम से काम करे तो उसको सद्गुण बन जाता है वो, ठीक है। ऐसे ही एक भावना होती है समाज में, भावना इंसान के अंदर होती है, ठीक है। भावना में अगर साहस आ जाए तो वो सैनिक बन जाता है। ज्ञान होता है, ज्ञान में अगर विवेक आ जाए तो वो दार्शनिक बन जाता है। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं इसको, कॉन्सेप्ट को, कि इच्छा जो है वो संयम अगर आ जाएगा तो उसको व्यापारी बन जाएगा। अगर व्यापारी में संयम होगा तो एक समाज के लिए एक अच्छा स्रोत के रूप में काम करेगा। भावना में अगर साहस आ जाएगा तो वो सैनिक बन जाएगा। ज्ञान में अगर विवेक आ जाएगा वो दार्शनिक हो जाएगा। तो सेबाइन ने कहा सभी को अपना हक दिलाना ही प्लेटो का न्याय है। सेबाइन ने कहा था प्लेटो के न्याय के विचार में कि सभी को अपना हक दिलाना ही प्लेटो का न्याय है। आगे चलते हैं। प्लेटो का आदर्श राज्य में व्यक्ति और राज्य का संबंध कैसा होना चाहिए ये देखते हैं। तो प्लेटो ने कहा था कि राज्य व्यक्ति के विराट रूप के व्यक्ति है, ठीक है। प्लेटो ये कहता है कि राज्य कुछ और नहीं है। जैसे एक छोटे लेवल पे देखा जाए, जैसे व्यक्ति की आवश्यकता है, जैसे समाज की आवश्यकता है, जैसे एक परिवार की आवश्यकता है, ऐसे ही एक राज्य की आवश्यकता है। राज्य की एक जब छोटे लेवल पर व्यक्तियों को नीड होती है तो उसको कौन फुलफिल करता है? परिवार। परिवार की कुछ नीड्स होती हैं, उनको कौन फुलफिल करता है? समाज। समाज की भी कुछ नीड्स होती हैं, सुरक्षा से लेकर के उन्हें शक्ति संपन्न बनाने के लिए, कुछ कानून नियम बनाने के लिए, तो उनको संचालन करने के लिए समाज को भी किसी चीज़ की आवश्यकता, एक संस्था की आवश्यकता होती है, वो होता है राज्य। तो मतलब राज्य जो होता है व्यक्ति का ही विराट रूप है, ये उन्होंने बताया। प्लेटो के अनुसार राज्य वृक्षों या चट्टानों में पैदा नहीं होते किंतु उन व्यक्तियों के चरित्र से निर्मित होते हैं जो उनमें रहते हैं। अर्थात प्लेटो को व्यक्ति और राज्य की चेतना में एकता का आभास हुआ है, दोनों में उसे नैतिक समानता का भी आभास हुआ है। अच्छे जीवन की प्राप्ति ही राज्य तथा व्यक्ति के जीवन के महानतम उद्देश्य है। उन्होंने मेन उद्देश्य क्या बताया था? अच्छे जीवन की प्राप्ति। अगर आदर्श जो शासक है अगर वहाँ की जनता को अच्छा जीवन दे पाए तो वही उसका मेन उद्देश्य है। उन्होंने बताया था कि राज्य के निर्माण में 3 वर्ग होते हैं। क्षुधा, जो उत्पादक वर्ग कौन होता है? किसान होता है, व्यापारी होता है, उनमें पाई जाती है। उत्साह सैनिक वर्ग में पाया जाता है और विवेक दार्शनिक वर्ग में पाया जाता है। तो ये राज्य के 3 निर्माण वर्ग हैं जिनके आधार पर हमारा राज्य निर्मित होता है। आइए आगे चलते हैं। प्लेटो ने शिक्षा प्रणाली दी, जैसे कि आप देख रहे हैं पिक्चर में, उन्होंने कहा था शिक्षा बच्चों को एक अच्छा इंसान बनने का कार्य कर रही है। तो प्लेटो का मतलब एक ये था कि अगर हमें समाज में अच्छे नागरिक, अच्छे शासक, अच्छे सैनिक, अच्छे उत्पादन वर्ग मतलब व्यापारी, किसान चाहिए तो हमें शिक्षा को महत्व देना पड़ेगा। उन्हीं के लेवल की शिक्षा को स्थापित करना पड़ेगा। जो जिस क्वालिटी के लिए होगा वो उस क्वालिटी में बैठ जाएगा फिट, तो हम शिक्षा सबको देंगे। तो उन्होंने एक शिक्षा का ये लेवल डिसाइड किया जो आप देख रहे हो, 0 से 10 वर्ष, मतलब
जन्म से लेकर 10 वर्ष तक उन्हें शारीरिक शिक्षा खेलकूद देनी चाहिए, खेलकूद की शिक्षा देनी चाहिए, जिससे उनका शारीरिक विकास होगा। 11 से 15 वर्ष तक संगीत शिक्षा, जिससे उनका मानसिक दृढ़ता आएगी। संगीत शिक्षा में क्या होता है, हमारा कॉन्सेंट्रेट लगता है, हमारा ध्यान लगता है, हम मानसिक रूप से मजबूत होते हैं। संवेदना मतलब होता है फीलिंग्स, मतलब जो होती हैं उनके रूप से हम मजबूत होते हैं। 16 से 20 वर्ष तक नैतिक शिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि इस 16 से 20 वर्ष तक क्या है, एक युवावस्था है, स्टार्ट हो जाती है युवावस्था। तो यहाँ उनके भटकने की गुंजाइश रहती है कि कहीं बच्चा भटक न जाए। तो बस, और आगे चलते हैं। बीस वर्ष में विशाल परीक्षा होती है। विशाल परीक्षा में जो अभ्यर्थी उत्तीर्ण होता है, शारीरिक मानसिक चारित्रिक प्रशिक्षण के लिए भेज दिया जाता है। जो अनुत्तीर्ण होता है वो किसान, व्यापारी, मिस्त्री बन जाता है। ठीक है, उत्तीर्ण बनता है तो उसको नेक्स्ट लेवल में शारीरिक मानसिक चारित्रिक प्रशिक्षण में भेज दिया जाता है। लेकिन जो फेल हो गए वो व्यापारी बन जाते हैं वहीं की वहीं, और मिस्त्री बन जाते हैं 20 साल के बाद। 30 वर्ष की परीक्षा एक और होती है, उसमें अगर कोई अभ्यर्थी पास होता है तो वो दर्शन शास्त्र की शिक्षा पाता है, दार्शनिक के रूप में। उसके बाद 36 से 50 वर्ष अंतिम परीक्षा होती है। अगर इसमें कोई अभ्यर्थी उत्तीर्ण होता है तो वो शासक बनता है, क्योंकि इसमें सारे गुण तब तक आ जाते हैं और एज भी हो जाती है, एक्सपीरियंस भी हो जाता है, सैद्धांतिक भी हो जाता है और व्यवहारिक भी एक्सपीरियंस हो जाता है। तो दोनों को मिलाकर शारीरिक तो उन्हें दिया ही जाता है, मानसिक दृढ़ता का उन्होंने पहले ही प्रशिक्षण ले ही लिया है, तो बाद में उन्हें एक शासक बन जाता है। तो वो दार्शनिक शासक सर्वगुण संपन्न होता है। प्लेटो ने साम्यवाद का दिया, साम्यवाद का सिद्धांत दिया। उसने बताया कि साम्यवाद संरक्षक वर्ग में इसने दो श्रेणी को शामिल रखा है, सैनिक वर्ग और दार्शनिक वर्ग। तो जो साम्यवाद है प्लेटो ने सबके लिए नहीं अलाउ किया है। साम्यवाद को सैनिक वर्ग और दार्शनिक वर्ग के लिए ही साम्यवाद को लागू किया है। तो नॉर्मल जनता है वो अपने समान जीवन नॉर्मल हिसाब से बिता सकती है, लेकिन दोनों के लिए कुछ रूल्स एंड नियम बना दिए गए हैं। जैसे इनका उद्देश्य था, साम्यवाद के पीछे इनका उद्देश्य क्या था, शासन वर्ग अपने सार्वजनिक कर्तव्यों को सर्वाधिक श्रेष्ठता पूर्वक संपादन कर सके। मतलब अपने कर्तव्यों को, अगर वो इतनी बड़ी पदवी में बैठा है तो उसके कर्तव्यों को निर्वाह करने के लिए कोई बाधा ना आए, उसके लिए उसने कुछ नियम स्थापित किए। इसने बोला है संरक्षक वर्ग पर व्यक्तिगत संपत्ति रखने पर प्रतिबंध हो। इसने पहला ही नियम क्या बना दिया, अगर संरक्षक वर्ग है जिसमें दार्शनिक और सैनिक आते हैं तो उन पर व्यक्तिगत संपत्ति रखने पर प्रतिबंध लगा दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उन्होंने बताया कि व्यक्तिगत संपत्ति जो होती है वो लालची, स्वार्थी, ईर्ष्यालु और प्रतिद्वंदी व्यवहार को बनाती है, जो एक शासक में या सैनिक वर्ग में नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो होगा तो वो अपने कर्तव्यों को श्रेष्ठतापूर्वक प्राप्त नहीं कर पाएंगे। दूसरा इन्होंने नियम बनाया था संपत्ति के निषेध के साथ इन्होंने क्या किया, परिवार, निजी परिवार नहीं होना चाहिए। निजी परिवार होगा तो क्या होगा, एक मोह पैदा होगा, मोह पैदा होगा तो क्या होगा, तो एक अपना पराई की भावना पैदा होगी, अपना पराई की भावना पैदा होगी तो क्या होगा, अपने परिवार के लिए ज्यादा करने की एक वो जो होती है, इच्छा होती है, तो उसमें धन उपार्जन की क्षमता का ज्यादा हो, मतलब ये बोलेंगे ज्यादा से ज्यादा हम धन इकट्ठा करें अपने परिवार, क्योंकि उनके पास एक परिवार है, तो एक धन इकट्ठा करने के लिए उन्हें प्रोत्साहन तत्व मिल जाता है। तो उन्होंने इसलिए इस चीज पर प्रतिबंध लगाया। उन्होंने कहा अगर आप सैनिक हो या दार्शनिक हो तो आप निजी परिवार में रह नहीं सकते या आप रख नहीं सकते, आप उससे अलग ही रहोगे। आपका कोई निजी परिवार नहीं, आपका पूरा राज्य आपका परिवार है, इसी के हित में सोचिए, इसी के हित में करिए। तो उन्होंने ये दो काम किए, व्यक्तिगत संपत्ति पर प्रतिबंध लगा दिया और परिवार पर। हालांकि वो स्त्रियों के विरोध में नहीं थे। ये मानो कि अगर पत्नी के साथ रहोगे तो वो स्त्रियों से विरोध में थे, नहीं, वो स्त्रियों के अधिकारों में समान रूप से समर्थक थे, कि वो चाहते थे कि जैसे जितना पुरुष अगर राजनीति में भागीदार लेता वो स्त्री चार दीवारों तो सीमित न रह जाए, वो भी एक प्रतिनिधि के रूप में राजनीति शासन में अपनी हिस्सेदारी दे सके, उसके फुल समर्थक थे। बस कि कोई किसी के अपने हित में बाधा ना बने, किसी कर्तव्य में आके बाधा ना बने, इसलिए उन्होंने कुछ नियम डिसाइड किए। स्त्रियों के वे फुल समर्थक में थे। उन्होंने ये बोला दार्शनिक राजा कैसा होना चाहिए, तो उन्होंने कुछ नियम डिसाइड किए। दार्शनिक राजा क्या होता है, उन्होंने बताया अर्थ
कि प्रतिभाशाली व्यक्ति से है। मतलब दार्शनिक राजा का अर्थ क्या है? प्रतिभाशाली व्यक्ति से। प्रतिभाशाली व्यक्ति कौन होता है? जिसमें सारे सर्वगुण संपन्न, मतलब सारे सद्गुण जो होते हैं उसका समावेश हो। जैसे साहसी, न्यायी हो, साहसी हो, संयमी हो, ठीक है, सत्य का अन्वेषक हो, शांति का दूत हो, बुद्धि उसकी बहुत तीव्र हो, जल्दी डिसीजन ले ले, ठीक है, घबराए नहीं, परिस्थिति में, हर परिस्थिति में एक संयमता से, शांति रूप से, बहुत सोच समझ कर, विचार कर कर तब कोई चीजें अप्लाई करे। कर्तव्य क्या था दार्शनिक राजा का? प्रत्येक व्यक्ति को उसका विशिष्ट कार्य सौंपना और करवाना भी, और हर व्यक्ति को न्याय दिलाना। भावी शासकों की शिक्षा का संचालन करना, धार्मिक विश्वासों को नियंत्रित करना, ये उनके प्रमुख कर्तव्य थे। प्लेटो संबंधी कुछ महत्वपूर्ण कथन दिए गए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनको आप रट लीजिएगा। अब पीईटी और जेएससी के एग्जाम आने वाले हैं तो ये सब चीजें उनके बारे में पूछी जाएंगी। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट होगा ना तो आप कथन देखकर ही पता चल जाएंगे कौन सा कह सकता है। तो फिर अगर आपने पढ़ा होगा उसके बारे में तो अगर आपके पास 4 ऑप्शन होंगे तो आप ये बोलोगे हाँ भाई इसका ये सिद्धांत था, इसका ये विचार था, इसकी थ्योरी दार्शनिक थी, काल्पनिक थी या ऐसी थी, इस बेस पर ये यही चीज कह सकता है। तो उसके अगर बैकग्राउंड थोड़ा, जैसे मैंने बताया मैं पूरी किताब नहीं पढ़ा रही, एक बैकग्राउंड आपको दे रही हूँ जिससे ओवरऑल आप जब बुक पढ़े तो आपके दिमाग में कुछ थॉट्स रहें प्लेटो के बारे में, जिससे उस थॉट की बेस पर आप पूरी किताब को, मतलब जो भी चैप्टर है उसको आसानी से समझ सकें। ये थॉट्स, अब ये फैक्ट हैं, और प्लेटो के संबंध में जो मैंने पिछले फैक्ट बताए थे उनको भी आप ध्यान रखिए। कॉन्सेप्ट विद फैक्ट दोनों के साथ आप अपने एग्जाम में फाइट करेंगे। तो उन्होंने बोला ज्ञान के आलोक के बिना समाज अंधकार में भटक जाएगा। तो ज्ञान को उन्होंने बहुत महत्व दिया है। ये किसने बोला? प्लेटो ने। दूसरा कथन है न्याय मानव आत्मा की उचित अवस्था और मानवीय स्वभाव की प्राकृतिक मांग है। ये भी प्लेटो ने बोला है। तीसरा, रिपब्लिक शिक्षा का सर्वकाल में लिखा गया सर्वश्रेष्ठ गवेषणात्मक ग्रंथ है रूसो ने। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि रूसो के ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। रूसो ने जो रिपब्लिक के बारे में स्टेटमेंट दिया था, तो ये आप मोस्ट इंपोर्टेंट करके रख लीजिए। एक व्यक्ति, एक कर्तव्य, एक वर्ग, एक कार्य के रूप में न्याय, ये प्लेटो ने दिया है। अध्ययन पद्धति तो आपने पिछली स्लाइड में भी देखा था, निगमनात्मक विधि का प्रयोग किया था। राज्य व्यक्ति का विराट रूप है, ये तो प्लेटो ने बोला ही है। तो ये थे कुछ प्लेटो के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। होप सो आपको पसंद आए होंगे, आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आगे और जो भी थॉट्स सीरीज लाने वाली हूँ वो आपको मिल सके टाइम टू टाइम, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।